हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका आस्क बोर्ड पे। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार आप लोग बताइए, क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है और ऑडियो की क्वालिटी कैसी है? और वेलकम है आपका आपके अपने चैनल आस्क बोर्ड पे, जहां पे आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफी ज्यादा खास होने वाला है और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो आपका त्रैमासिक एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए फिजिक्स का एग्जाम जो आपका 23 जून को है, इसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो जितने भी सारे प्यारे बच्चे हैं, अगर आप त्रैमासिक एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास करके जरूर जाइएगा, इसमें से सारा का सारा क्वेश्चन लड़ने का संभावना है। ठीक है, और ये जो क्लास होगा बाबू, और दिन की तरह आपको उतना समझाया नहीं जाएगा क्योंकि आपका एग्जाम का तैयारी करवाया जा रहा है और ये सब सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए गए हैं, इसलिए इसको क्या किया जाएगा, तेजी से किया जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम गंवाए, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो क्या करिए, फटाफट से चैनल को क्या करिए बाबू, फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए। और जो भी बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए 9135742024। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके फटाफट से क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है। और बाबू यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूट्यूब पे सारा क्लास फ्री चलता है। क्लास यहाँ पे याद रखना है कि क्लास जो होगा ना, ये क्या है बाबू, यूट्यूब पे फ्री है। और पैसा किसका लगता है, तो पीडीएफ नोट्स का लगता है। तो अगर आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो सिंपल सा जाइए, आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से जाके परचेस कर लीजिए। या तो एक मेरा नंबर नोट कीजिए, मेरा नंबर क्या है यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, 6299248935। ठीक है, आप इस पे क्या करिए, हमसे संपर्क कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा कि हमारा यही एक नंबर है और 2024 है। अगर बाबू इस पे आपको मैसेज करना होगा, जो भी जानकारी होगा इसी नंबर से प्राप्त करिएगा। अगर आपके पास किसी अन्य नंबर से मैसेज, कॉल या जाता है कि हम आस्क बोर्ड के सारे पीडीएफ नोट्स इतना में दे रहे हैं, तो वो सारे के सारे फ्रॉड है। पहली बात कि हम किसी के पास मैसेज नहीं करते हैं, किसी भी स्टूडेंट के पास, तो आपके पास हमारे से मतलब हमारे थ्रू मैसेज जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी नंबर से आपके पास मैसेज जाता है तो वो पूरा का पूरा फ्रॉड है। अगर आपको जानकारी लेना है तो नंबर है 6299248935। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी को एकदम धड़ाधड़ अंदाज में क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ध्यान में रखिएगा कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, जो कि एग्जाम के लिए, आपके त्रैमासिक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बाबू यहाँ पे आवेश संरक्षण सिद्धांत, और जैसे हमने पहले ही कहा कि अब की जो क्लास होगा ना, अभी जो क्लास हो रहा है एकदम फटाफट अंदाज में होगा, क्योंकि आपका त्रैमासिक का हम क्या कर रहे हैं, गेस क्वेश्चन करा रहे हैं, उसके लिए हम आपका तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये फटाफट अंदाज में होगा। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, तो बाबू आवेश संरक्षण सिद्धांत को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने दिया था। और आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही आप उसे नष्ट कर सकते हैं। आवेश को क्या कर सकते हैं बाबू, एक जगह से दूसरे जगह पे आप स्थानांतरित कर सकते हैं और आवेश को आप महसूस कर सकते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखना है। यानी आवेश संरक्षण सिद्धांत साफ साफ कहता है कि या तो ना तो आप आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही आप इसे नष्ट कर सकते हैं। यानी याद रखिएगा कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इनके अनुसार विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। विद्युत आवेश जो ब्रह्मांड होता है ना, उसी में सदैव यहाँ पे क्या रहता है, संग्रहित रहता है। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान में रखना है, या संरक्षित रहता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखना है ना, ये क्लियर रखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हैं बाबू यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है, इसका क्या है, कोई अपना क्षेत्र है, तो तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब हो गया मजबूती, है ना। यानी मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे प्लस क्यू नोट चार्ज है, ठीक है, कोई टेस्ट चार्ज है, तो इस टेस्ट चार्ज को, प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु पी है, इस पे लाएंगे तो जब सजातीय आवेश होगा तो इस पे ये कितना बल अनुभव करेगा, कितना इस बिंदु पे फोर्स अनुभव करेगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लेते हैं प्रशिक्षण आवेश को और इसके पास लाते हैं, आवेश के, है ना, इसके नजदीक लाते हैं, तो इस पे कितना बल अनुभव करेगा, है ना। इस पे ये बिंदु मान लेते हैं ओ है ना। अब इस पे ये प्रशिक्षण आवेश कितना बल अनुभव करेगा, हर बिंदु पे क्या होगा, अलग अलग इंटेंसिटी होता है, तीव्रता होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हर बिंदु पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, वो अलग अलग होगी। यानी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया एकांक धन आवेश, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु है, अब इस पे रखा गया यहाँ पे कोई
प्रशिक्षण आवेश है, ये जितना बल अनुभव करेगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। E इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है, F बटा में यहाँ पे याद रखना है Q नोट या Q होता है। E इक्वल टू यहाँ पे याद रखना है F का मतलब क्या, बल को किसमें मापते हैं, न्यूटन, तो न्यूटन। आवेश को किसमें मापते हैं, कूलम में, तो यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो ये भी आप लोग स्पष्ट रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, उससे पहले वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, यहां पे आपको ध्यान में रखना है जिसमें समान परिमाण हो। समान परिमाण का मतलब क्या, क्यू क्यू क्या हो गया, समान परिमाण। और इसमें क्या होता है, विपरीत आवेश, एक पे प्लस क्यू आवेश, इसके 20 और एक पे क्या माइनस क्यू आवेश, और इसकी 20 की दूरी मान लेते हैं क्या है, 2l है। इससे जो बनने वाली संरचना होगी उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू यहाँ पे क्या होता है D, या P इक्वल टू Q इंटू क्या हो गया, बीच की दूरी 2l। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो कोई एक आवेश और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। यानी कोई एक आवेश है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं। P इक्वल टू क्या हो गया, कोई एक आवेश है ना और उसके बीच की दूरी के गुणनफल, बीच का दूरी क्या है D, या यहाँ पे 2l मान लीजिए, तो इसके दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कोई एक आवेश और इसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे बाबू P से सूचित किया जाता है। और याद रखना है P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू D होता है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो बाबू Q का मतलब होता है आवेश। आवेश को किस में मापते हैं, तो कूलम में मापते हैं, तो लिख दीजिएगा कूलम, है ना। और दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, तो कूलम इंटू मीटर, यानी कूलम इंटू क्या हो गया, इसका मीटर हो गया। और डिवाई भी इसी का मात्रक होता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं और इसका मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है। एकदम फटाफट अंदाज में समझिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ जाइए, अगला की पारावैद्युत शक्ति और अपेक्षित पारावैद्युतांक को परिभाषित करें। तो पारावैद्युत शक्ति क्या होता है आपको हम बताना चाहते हैं, ठीक है। पारावैद्युत शक्ति, तो पारावैद्युत शक्ति क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी मजबूती का वह मान, वो अधिकतम मान जहां तक कि कोई भी पारावैद्युत क्या बन जाए, अचालक बन जाए। जहां तक कि उसका मान क्या हो, अचालक बन जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारावैद्युत शक्ति कहते हैं। और अपेक्षित पारावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो अपेक्षित पारावैद्युतांक को हम लोग ER से सूचित करते हैं। ER इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट बटा में क्या होता है, एप्सिलॉन, है ना। यानी बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा कि अपेक्षित पारावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो निर्वात की वैद्युतशीलता, है ना, सॉरी उल्टा लिख दिए हैं, है ना। ER इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन बटा में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, है ना। यानी बाबू याद रखना है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता बटे में निर्वात की विद्युतशीलता को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपेक्षित परावैद्युतांक या अपेक्षित वैद्युतशीलता कहते हैं। यानी अपेक्षित विद्युतशीलता का अगर आपसे पूछा जाएगा फॉर्मूला किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि अपेक्षित परावैद्युतांक या अपेक्षित वैद्युतशीलता को हम लोग ER से सूचित करते हैं। और अपेक्षित परावैद्युतांक क्या होता है, तो किसी माध्यम का, एप्सिलॉन को हम लोग किसे कहते हैं, किसी माध्यम की परावैद्युतांक, अब बटा में एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, निर्वात का परावैद्युतांक। इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षित परावैद्युतांक कहते हैं। और बाबू यहाँ पे क्या होता है, ये निर्वात का परावैद्युतांक होता है। क्या होता है, निर्वात का परावैद्युतांक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या, निर्वात का परावैद्युतांक, ठीक है, ये आप याद रखना है। और निर्वात में परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, अगर आपसे पूछ देगा एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो 8.85 × 10⁻12 फैराडे मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा, क्लियर ये क्वेश्चन। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है कि आवेश के क्वांटमीकरण से क्या समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, याद भी रखना है कि आवेश के क्वांटमीकरण से क्या समझते हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है बाबू, तो आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि अगर आप एक पिंड से दूसरे पिंड पे अगर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर रहे हैं तो आप पूर्ण गुणज के रूप में भेजिए। आप 1 इलेक्ट्रॉन भेजिए, 2 इलेक्ट्रॉन भेजिए, 100 इलेक्ट्रॉन भेजिए, 1000 इलेक्ट्रॉन भेजिए, जितना भी भेजिए, बस आप दशमलव में नहीं भेज सकते हैं, है ना। उसी को क्या कहते हैं, तो बाबू याद रखना है, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। यानी याद रखना है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है, तो किसी आवेशित वस्तु पर इस
आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। अर्थात किसी वस्तु पर इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस Na। जहां पे यहाँ पे याद रखना है कि N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, यहां पे याद रखना है नंबर यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए कि कूलम्ब का नियम क्या है। देखिए कूलम्ब का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है और दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही बाबू ये सत्य है। ठीक है, तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है, ये क्या है, हमारा दो स्थिर बिंदु आवेश है। पहला आवेश है हमारा Q1 और दूसरा आवेश है हमारा Q2, बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है, कूलम्ब का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा ये समानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 इंटू Q2, और यही बल क्या होगा, इसके बीच की जो दूरी है R, इसके वर्गों के क्या होगा बाबू, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो बाबू F क्या होगा, F समानुपाती यहां पे क्या हो जाएगा, तो Q1 इंटू यहां पे क्या हो जाएगा, Q2 बटे में R² हो जाएगा, यानी F समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा K कांस्टेंट लगाएंगे, K क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटे में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। चूंकि आपको पता है कि K इक्वल टू क्या होता है, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, है ना, यहां पे याद रखना है इतना मान होता है, सॉरी K का मान कितना होता है, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखना है F इक्वल टू K का मान क्या लिखेंगे, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए क्या है, यहाँ पे है Q1 इंटू Q2 अब बटे क्या हो जाएगा, R², और ये है हमारा कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम क्या कहता है बाबू कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेश, ये हमारा क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश है, ये हमारा Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, बीच की दूरी क्या है, R है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा ना, दोनों आवेशों के क्या होगा बाबू, ये जो लगने वाला बल होगा दोनों आवेशों के क्या होगा, समानुपाती होगा इसके गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और इसकी बीच की दूरी के वर्गों की व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी यही जो बल होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा इसकी बीच की दूरी के वर्ग के, और इसी को तो हम लोग कहते हैं कूलम्ब का नियम। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला कि गॉस का नियम क्या है। गॉस का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, गॉस का नियम बाबू बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, है ना, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का, संपूर्ण आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 5 नंबर का, और हमने चैप्टर वाइज में सारे के सारे क्लियर करा दिए हैं। बाबू गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद सतह से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या होता है, उसमें उपस्थित आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या हो गया, Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका क्या हो गया, गॉस का नियम हो गया। गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद सतह से निकलने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहाँ पे किसी बंद तल से निकलने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स, इस घिरे हुए कुल आवेश का क्या होता है, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। आगे बढ़ जाइए कि विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण लिखिए। तो विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण, तो आवेश क्या होता है, क्वांटमीकृत होता है, आवेश जो होता है योगात्मक होता है, आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे गुण है। आवेश जो होता है योगात्मक होता है। 2 पूछा है, आप 10 लिखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कूलम्ब बल की सीमाएं लिखे। तो कूलम्ब का बल क्या कहता है, हमने आपको क्या समझाया कि कूलम्ब का बल क्या है, फिजिकल टू क्या होता है, के Q1 इंटू Q2 बटे में क्या हो जाता है, R² हो जाता है। यानी कूलम्ब का नियम क्या कहता है, इसकी सीमा क्या है कि कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए जो नियम लागू होता है उसको कूलम्ब का नियम कहते हैं। अगला कि यह नियम अधिक दूरी के लिए ही सत्य नहीं है, यानी ऐसा न हो कि ज्यादा दूरी पे है तो यह नियम का पूर्ण पालन, दो बिंदु आवेश क्या है ज्यादा दूरी पे है तो इस पे पूर्ण पालन नहीं होगा। यह नियम 10 की पावर माइनस 15 मीटर से कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं है, और यह एक यूनिवर्सल नियम यानी सार्वत्रिक नियम, हर जगह लागू होने वाला यह नियम भी नहीं है। तो ये क्या है बाबू, कूलम्ब की नियम की सीमाएं हैं। और हम आपको क्या करा रहे हैं, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, हम आपको फटाफट अंदाज में गेस क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला कि आवेश के आयतन घनत्व को परिभाषित करिए। तो इकाई लंबाई में स्थित आवेश की मात्रा को, ओहो आयतन पूछा है, यहां पे लिख दीजिए रेखीय।
यहाँ पे क्या लिख दीजिए, रेखीय घनत्व। ठीक है, आयतन घनत्व भी पढ़ा चुके हैं। अब इसका रेखीय घनत्व क्या होता है, तो प्रति इकाई लंबाई पे, यहां पे ध्यान रखना है, प्रति इकाई लंबाई पे वितरित आवेश को, ये क्या है, प्रति एकांक लंबाई का कोई चालक है ना, ये प्रति एकांक लंबाई का कोई चालक है, एल लंबाई का कोई चालक है, प्रति एकांक लंबाई का क्या है, कोई चालक है। इस पे हम लोग क्या देंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे, तो ये पूरे पे क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, है ना। तो प्रति एकांक आवेश के प्रति लंबाई में स्थित आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। और बाबू यहाँ पे याद रखना है कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि कूलम बाई मीटर होता है। ये गलती हो गया है, क्वेश्चन ही गलत हो गया है, क्वेश्चन ही गलत हो गया है बाबू, यहाँ पे इसको हटा दीजिए। अगला, दो असमान आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाओं को दर्शाइए। दो असमान आवेश है, तो बाबू आपको पता है कि समान आवेश, जैसे प्लस क्यू आवेश है ना, जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं प्लस क्यू आवेश है ना, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, अब प्लस क्यू आवेश है, तो ये क्या करेगा, जब दो सजातीय आवेश होते हैं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा। अब बाबू यहाँ पे विजातीय आवेश प्लस माइनस है, तो ये क्या होगा, विजातीय होगा, तो विजातीयों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो बाबू यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि दो असमान, असमान का मतलब क्या, विपरीत, अब विपरीत में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, तो इसके लिए विद्युतीय बल रेखाएं खींचे। तो सिंपल सा बाबू, सबसे पहले आपको कार्य क्या करना है, वो कार्य करिएगा। सबसे पहले जो आपको कार्य दिया गया है वो कार्य करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश लेना है, यहाँ पे माइनस, क्योंकि विपरीत आवेश लेना है। अब इससे क्या करना है, विद्युतीय बल रेखाएं खींचना है। तो बाबू आपको पता है कि दो असमान है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, यानी विद्युतीय बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से निकलेगी, धन आवेश से निकलेगा। अब बाबू क्या होगा, ऋण आवेश पे जाके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप बताइए, ऐसे निकलेगा विद्युतीय बल रेखाएं, धन आवेश से निकलेगा, क्या करेगा, ऋण आवेश पे जाके क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, विद्युतीय बल रेखाएं हमने खींचा है, तो दो असमान आवेशों के बीच, दो असमान आवेशों के बीच विद्युतीय बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से निकलेंगी। ये आपको फिगर बनाना है, ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस फिगर को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करेंगे बाबू, बना लेंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, विद्युतीय बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं, क्या होती है, ऋण आवेश पे जाके क्या हो जाती है बाबू, तो ये हो जाती है समाप्त। क्या हो जाती है, ये हो जाती है समाप्त। देखिए धन आवेश से निकला और कहां पे गया, तो ऋण आवेश पे जाके क्या हो गया, तो ये हो गया समाप्त। देखिए, तो ये विद्युतीय बल रेखाएं आपको खींचना है, क्योंकि दोनों जब क्या है, असमान है, तो दोनों में आकर्षण होगा, तो ये आकर्षित कर रहा है, और इस प्रकार से आपको खींचना है। आगे बढ़ जाइए कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखे। तो बाबू विद्युत विभव क्या होता है, सिंपल से आप लोग ध्यान में रखिएगा। विद्युत विभव की अगर परिभाषा की बात करें तो विद्युत विभव क्या होता है, ध्यान में रखिएगा। मान लेते हैं प्यारे बच्चों की ये कोई प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश है तो इसका कोई अपना क्षेत्र है, ठीक है, इसका कोई क्या है, अपना क्षेत्र है। तो अनंत से ये क्या है, हमारा इन्फिनाइट है, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे क्या है, कोई क्या है बाबू, टेस्ट चार्ज है, प्रशिक्षण आवेश है ना। तो अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये मान लेते हैं कोई बिंदु P है, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा मेरे बच्चे, ये क्या है, इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट में क्या है, कोई यहां पे बाबू टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को, है ना, वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस बिंदु P तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उस बिंदु पे वैद्युत विभव कहेंगे। सुनिएगा फिर से, वैद्युत विभव किसे कहते हैं, तो बाबू याद रखना है कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं, तो अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश टेस्ट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक, चाहे किसी बिंदु O तक, चाहे बिंदु A तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर हो गया बाबू कि यहां पे हमने क्या कहा कि बाबू इस प्रशिक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q होता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बाबू, है ना। वर्क, कार्य का मतलब क्या होता है, तो बाबू इसका मूल होता है, मात्रक होता है जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है, तो जूल प्रति कूलम इसका मात्रक हो गया। ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ा रखी है, हम आपको गेस क्वेश्चन करा रहे हैं।
तो ये भी डेफिनेशन याद हो गया आपको। आगे बढ़ जाइए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव v के बीच संबंध क्या है। बाबू हमने क्या कहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव v के बीच संबंध क्या है, माइनस dv अपॉन में dr, या आप इसे लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस dv अपॉन में dx। यही ना होता है जी, यही ना होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव v के बीच यही संबंध होता है। तो यही हमको प्रूफ करना है बच्चे। सबसे पहले एक बात बताइए कि मान लेते हैं कि कोई बिंदु आवेश q है, मान लेते हैं बाबू कि यहाँ पे कोई बिंदु आवेश यहाँ पे q है ना, यहाँ पे बिंदु आवेश कोई प्लस q है। अब इससे r दूरी पे यहाँ पे कोई बिंदु p है, तो यहाँ पे हमने विभव का मान क्या निकाला था, कोई बिंदु आवेश से इससे r दूरी पे कोई बिंदु p है। अब इस पे विभव हमने क्या प्राप्त किया था, तो सिंपल सा लिखिए, विभव प्राप्त किया था v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में r। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान में रखना है कि यहाँ पे r के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, r के सापेक्ष, ध्यान में रखिएगा क्या करेंगे, r के सापेक्ष है ना, r के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, r के सापेक्ष जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे बाबू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, dv अपॉन में क्या होगा, dr हो जाएगा, है ना। dv अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, dr इक्वल टू क्या होगा, d बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा dr, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में r हो जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों में करना है ना। तो जैसे ही हमने करा, यहाँ पे क्या हो गया बाबू, ध्यान में रखना है सभी बच्चों को, यहाँ से dv अपॉन में dr है तो dv अपॉन में dr इक्वल टू है, तो इक्वल टू जो भी कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हमारा क्या हो गया, बाहर आ गया, और d अपॉन में dr, और यहाँ पे याद रखना है कि 1 में क्या बचा, r बचा। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे याद रखना है कि dv अपॉन में क्या बचा, dr इक्वल टू क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ज्यों का त्यों लिखेंगे, इनटू q है तो q दे दी है। अब बाबू आपको एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये r नीचे है, ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, तो d बटे में यहाँ पे dr से ज्यों का त्यों, ये r ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतना क्लियर है तो बाबू आगे बढ़िए। जब इतना क्लियर है तो यहाँ पे आप आगे बढ़िए, देखिए जब इतना क्लियर हो गया बाबू, तो अब आप क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे ज्यों का त्यों लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, dv अपॉन में dr इक्वल टू है तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q है तो q। अब देखिए r के पावर -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर बेस पावर -1 होता है, तो पावर पहले बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस को पहले बाहर कर देते हैं, माइनस को बाहर कर देते हैं, और बाबू माइनस एगो और जोड़ेंगे तो r के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कैसे, हम आपको बता देते हैं कि अगर आपसे पूछा जाएगा डिफरेंशिएशन r के पावर -2, यहां आप देखिए d बाई डी आर, r के पावर क्या है, -1 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर है ना, अब बेस पावर हमारा 1 है, अब बेस क्या है, r है। अब अब इसमें क्या करना है, -1 करना है, तो माइनस आर के पावर -2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, आर के पावर -2 और -1 को हमने क्या किया, उधर भेज दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, dv अपॉन में dr है तो dv अपॉन में dr इक्वल टू है तो इक्वल टू, माइनस है तो माइनस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है, यहाँ पे याद रखना है q है तो q। अब r के पावर -2 है, देखिए r के पावर -2 है तो हमको 1 में यहाँ पे r स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यही r स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इनवर्स चढ़ेगा, तो वही क्या करेंगे, आर इनवर्स को क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, आर स्क्वायर कर देंगे। अब बाबू चूंकि आपको पता है कि क्यू बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है। तो बाबू इसके बदले हम यहाँ पे ई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या देंगे, dv अपॉन में क्या देंगे, dr इक्वल टू माइनस ई, जब माइनस से गुणा करेंगे सीधा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, माइनस dv अपॉन में dr। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था और संबंध दिखाना था। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, संबंध है, आपके सामने आपके बोर्ड पे साक्षात हमने क्या किया, संबंध दिखा दिया। ये तो सारी चीजें हमने पढ़ा रखी है, ये सिर्फ रिवीजन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर में बाबू जल्दी जल्दी समझिए कि विद्युत विभवांतर में क्या होता है।
तो विद्युत विभवांतर में अगर आपसे बोला जाएगा ना कि विद्युत विभवांतर क्या है, सबसे पहले वैद्युत विभव हमने क्या पढ़ा कि अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य किया जाता है तो उस बिंदु पे क्या होता है, वैद्युत विभव कहलाता है। अब वैद्युत विभवांतर है, तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही, और उसमें क्या कर रहे थे, अनंत से भीतर ला रहे थे। अब भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर। और वैद्युत विभवांतर का मात्रक और वैद्युत विभव का मात्रक सेम होता है, बीमा सेम होता है, सारा चीज सेम होता है, जो कि हमने कई बार डिस्कस कर दिया है। धारता किसे कहते हैं, तो बाबू यहां पे याद रखना है चालक की धारता होगा, है ना, चालक की धारता। धारता क्या होता है, धारता का मतलब धारण करने की क्षमता ही धारता कहलाती है। अब चालक की धारता क्या कहलाती है, तो किसी चालक में आवेश देने पे उसके विभव के मान में वृद्धि होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालक की धारता कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी चालक में आवेशों को धारण करने की क्षमता ही चालक की धारता कहलाती है। मान लेते हैं जैसे हमने आपको बताया था कि ये क्या है, हमारा बोतल है, ये हमारा क्या है, बोतल है। ये हमारा क्या है बाबू, यहां पे समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक बोतल है, ठीक है। अब ये बोतल है, तो बोतल में जैसे जैसे पानी देंगे हम, बोतल में क्या करेंगे, जैसे जैसे पानी देंगे इसका लेयर क्या होगा, वैसे वैसे बढ़ेगा, है ना। मान लेते हैं कि कोई चालक है, अब इसमें ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि कोई चालक है, इसमें जैसे जैसे आवेश देंगे यहाँ पे क्या होगा, विभव के मान में वृद्धि होगा, और आवेश देंगे क्या होगा, विभव का मान और बढ़ेगा। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, चालक की धारता। कि जब किसी चालक में आवेश को देने पे विभव के मान में वृद्धि होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो किसी चालक की धारता कहते हैं। यानी किसी चालक में दिया गया आवेश, किसी चालक में दिया गया आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, किसी चालक की धारता। C = क्या होता है, Q/V होता है। यह आप लोग क्लियर रखिएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलम होता है, और विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो कूलम प्रति वोल्ट या इसे एफ से भी प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए कि विभव मापी के दो उपयोगों को लिखे। तो विभव मापी के दो उपयोग आप आराम से लिख सकते हैं कि विभव मापी के मदद से किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। किसी सेल का अगर ये में मापना हो, विद्युत वाहक बल मापना हो, तो विभव मापी की सहायता से आप आराम से माप सकते हैं, है ना। इसके मदद से किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, जो कि हमने आंतरिक प्रतिरोध आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है, इस आंतरिक प्रतिरोध को भी क्या किया जाता है, मापा जाता है। आगे बढ़िए अगला कि समविभवी तल से आप क्या समझते हैं, है ना। समविभवी तल क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल जिसके हर बिंदु पे क्या हो, विभव का मान समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समविभवी तल कहते हैं। अभी हम आपको समझा नहीं रहे हैं, क्वेश्चन और भी है, 15-17 क्वेश्चन और है, इसीलिए बाबू जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी जल्दी आप लोग ये देख ले। यानी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल, हम समझा नहीं रहे हैं इस वीडियो में, हम सिर्फ आपको गेस क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक सारे सब्जेक्टिव हमने क्लियर करा चुके हैं चैप्टर वाइज में, चाहे ऐसे गेस क्वेश्चन में। लेकिन ये एग्जाम के लिए त्रिमासिक, तो उसमें जब समझाने लगेंगे तो बाबू 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो हो जाएगा, तो उतना टाइम तो आपके पास रहेगा नहीं। एग्जाम की तैयारी ऐसे कराया नहीं जाता है, ठीक है। कि समविभवी तल क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल जिसके हर बिंदु पे विभव का मान क्या होता है, समान होता है, और उसमें वर्क = क्या होता है, ध्यान में रखना है, 0 होता है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सी धारता और भी विभवांतर तक आवेशित संधारित्र की विद्युत ऊर्जा क्या होगी। तो बाबू याद रखना है कि सी धारिता और बी विभवांतर तक आवेशित संधारित्र की विद्युत ऊर्जा क्या होगी। तो U = क्या होता है, आपको पता है, ½ CB² होता है, और यहीं लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। आगे बढ़िए कि संधारित्र की धारता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो संधारित्र की धारता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो बाबू याद रखना है कि C = क्या होता है, C = क्या होता है, K/ε0 बटे में क्या होता है, D। यानी ये किन किन बातों पे निर्भर करती है, तो संधारित्र की धारता बाबू बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की जो धारता होती है ये समानुपाती होता है इसके एरिया के, यानी संधारित्रों के प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारता बढ़ेगी। संधारित्र की धारता समानुपाती होती है उसमें
पारावैद्युत पदार्थ के। कोई भी यहाँ पे पारावैद्युत पदार्थ डालेंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। संधारित्रों की धारिता क्या होती है? व्युत क्रमानुपाती होती है प्लेटों के बीच की दूरी के। अगर संधारित्रों के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि व्युत क्रमानुपाती है। अगर किसी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाते हैं तो धारिता क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो लिखिएगा एक संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले दो कारक निम्नलिखित है। पहला, प्लेटों का क्षेत्रफल, ये समानुपाती होता है। संधारित्रों की धारिता समानुपाती होती है प्लेटों के क्षेत्रफल के। अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। प्लेटों के बीच की दूरी के, तो प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती क्या होता है? व्युत क्रमानुपाती होता है संधारित्र की धारिता। अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे धारिता घटेगी, प्लेटों के बीच की दूरी घटाएंगे धारिता बढ़ेगी। तो ये आप लोग लिख सकते हैं आराम से। हो गया? चलिए आगे बढ़िए कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव तथा तीव्रता में अंतर स्पष्ट करें। विद्युत विभव हमने क्या कहा कि अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो तीव्रता बाबू किसे कहते हैं? तो हमने क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी प्रशिक्षण आवेश जितना बल, किसी बिंदु पे जितना बल अनुभव करता है उस पे क्या कहते हैं? उसकी तीव्रता कहते हैं। यानी याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव वह कार्य है जो एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। और वैद्युत तीव्रता यहाँ पे क्या होगा? है ना? वैद्युत तीव्रता क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता वह बल है जो उस बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पे क्या करता है? जो बल लगाता है उसे क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। अब देखिए कि यह एक क्या है? अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है और यह जो होता है सदिश राशि होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या होता है? F बटे में क्या होता है? Q होता है। तो F का मतलब बल, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम्ब, तो न्यूटन प्रति कूलम्ब इसका मात्रक होता है। इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है और विद्युत विभव V = क्या होता है? W/Q होता है। तो कार्य की विमा क्या हो जाएगा? जूल, है ना? अब प्रति यहाँ पे आवेश की विता क्या? कूलम्ब, जूल प्रति कूलम्ब होता है इसका मात्रक। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला कि पारावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं अथवा संधारित्रों में पारावैद्युत का क्या कार्य है? तो पारावैद्युत पदार्थ क्या होता है? वैसे पदार्थ पारावैद्युत कहलाते हैं जिन्हें संधारित्रों के प्लेटों के बीच रखने पर प्लेटों के विभवांतर का मान क्या होता है? कम होता है तथा इसकी धारिता बढ़ जाती है। पारावैद्युत पदार्थ विद्युत रोधी होता है, जैसे कांच हो गया, अभ्रक हो गया, मोम हो गया, तेल हो गया, ये सब सारी चीज क्या होते हैं? बहु पारावैद्युत पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि बराबर बराबर धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिमाणी धारिता 6 माइक्रोफैराड होगा। यानी बाबू श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/C = क्या होता है? 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो बाबू इसका परिणामी धारिता, बाबू यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि 1/6 मतलब 6 क्या हो जाता है? परिणामी धारिता होता है जब 3 को संधारित्र को, बराबर संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी 1/6 = क्या होगा? 3/C। ठीक है, यानी C का वैल्यू निकालिएगा तो ये गुणा करेगा, 6 क्या हो जाएगा? 18 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि तीनों संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिमाणी धारिता। अब ये तीनों संधारित्र, यानी याद रखना है कि 18 माइक्रोफैराड के 3 को संधारित्र है। क्या है? 18 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र है। अब इसको क्या किया जा रहा है बाबू? आपको समानांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? C = क्या होता है? C1 + C2 प्लस यहाँ पे क्या होता है? C3। यानी समानांतर क्रम का क्या हो जाएगा? C1 का वैल्यू कितना आ गया? 18 माइक्रोफैराड, C2 का क्या हो गया? 18 माइक्रोफैराड और C3 का क्या हो गया? 18 माइक्रोफैराड। यानी क्या हो जाएगा? C = 18 यही 54 माइक्रोफैराड। कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 54 माइक्रोफैराड हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए अगला के समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या है? समानांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है कि समानांतर प्लेट, सभी प्लेट में 2 प्लेट होता है बाबू। सभी संधारित्रों कितने प्लेट होते हैं? 2 प्लेट होते हैं। तो सभी संधारित्र के पहले प्लेट को किसी बिंदु A से और सभी संधारित्र के दूसरे प्लेट के किसी बिंदु B से जोड़ दिया जाता है और इसी प्रक्रम में चलने वाले, बाबू याद रखना है कि क्रम को, संधारित्र को जोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर क्रम संधारित्र कहते हैं। इसमें I1 धारा हो जाएगा, I2 धारा हो जाएगा और इसमें विभवांतर 1 रहेगा। ठीक है, तो बाबू याद रखने के दूसरे प्लेट का कार्य क्या होता है? तो संधारित्र में दूसरे प्लेट में वास्तव में पहले प्लेट के विभव को निरंतर कम करता है और जैसे ही विभव को कम करेगा वो आवेश संचित करेगा, विभव को कम करेगा, आवेश संचित करेगा और इसकी धारिता क्या होगी? इंक्रीज होगी।
ठीक है, तो दूसरे प्लेट का यही कार्य होता है। आगे बढ़ जाइए अगला कि दो संधारित्रों को की धारिता C1 और C2 है, इसे श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम के परिपथ दर्शाइए। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि बाबू C1 और C2 संधारित्र है, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम का संधारित्र की धारिता मतलब श्रेणी क्रम क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया है कि ये हमारा C1 संधारित्र है और ये हमारा क्या है C2 संधारित्र है, ठीक है। तो बाबू आपको क्या करना है कि श्रेणी क्रम में पहले दर्शाना है, तो संधारित्रों के पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से ज्वाइंट कर दिया जाता है, मान लेते हैं तो है ना, और दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से ज्वाइंट कर दिया जाता है। इस प्रकार से चलने वाले को हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं, लेकिन हमको दो ही संधारित्र दिया है। अब इसको क्या करेंगे, अब बाबू इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बैटरी से जोड़ेंगे, विद्युत धारा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे चाहे तो आप कुंजी भी लगा सकते हैं, ठीक है, कुंजी लगाइए चाहे मत लगाइए, ठीक है, आप लगा दीजिएगा तो और भी बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे प्लस माइनस, जैसे ही हम यहाँ पे विद्युत धारा देंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, दोनों का विभव अलग अलग होगा, है ना, दोनों का विभव अलग अलग होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ऐसे ही आप कुछ बना सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। इस पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, एक प्लेट पे प्लस चार्ज होता है तो एक पे माइनस चार्ज होता है, ये क्या हो गया श्रेणी क्रम हो गया। और आपको समानांतर क्रम में दर्शाना है तो ये मान लेते हैं पहला संधारित्र है और ये दूसरा संधारित्र है, तो पहले संधारित्र के जितने भी संधारित्र है उसके पहले प्लेट के किसी बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है और दूसरे प्लेट को बिंदु बी से, सभी संधारित्र के दूसरे प्लेट के किसी बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। फिर इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, विद्युत धारा देंगे, यानी प्लस और माइनस बैटरी से जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, आई धारा प्रवाहित किया, तो ये धारा हमारी क्या हो गई, ये C1 है और ये C2 है, धारा हमारी बढ़ गई, I1 धारा हो गया, I2 धारा हो गया, लेकिन इसका विभव क्या हुआ, समान हुआ। तो ये हमारा हो गया, दर्शा दिए एक श्रेणी क्रम एक समानांतर क्रम। देखिए कितना ईजी है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड से आप क्या समझते हैं। बाबू कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड को अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है जिसका मान बाबू अलग अलग होता है, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा कि प्रतिरोधकों का प्रतिरोध ऊपर बने रंगीन पट्टी द्वारा सूचित करने वाले कोड को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कहते हैं। इस प्रतिरोध के मान को प्रदर्शित करने के लिए वर्ड कोड यानी रंग पट्टी को उपयोग में लाया जाता है। जैसे अगर बोला जाए कि ब्लैक का कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, ब्राउन का कितना होता है, 1 होता है, रेड का कितना होता है, 2 होता है, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, है ना। तो ये आप लोग याद रखना, वायलेट का कितना हो जाएगा 7। इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है बाबू, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए अगला कि प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो बाबू प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास कितना प्रतिरोध है, 3 गो प्रतिरोध है, हमारे पास 3 प्रतिरोध है। क्या है बाबू, हमारे पास 3 प्रतिरोध है। तो बाबू याद रखना है कि सभी प्रतिरोध, ये हमारा C1 प्रतिरोध, सॉरी संधारित्र, C1 संधारित्र, अच्छा प्रतिरोध का बात किया गया है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन को इधर संधारित्र, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। यहां आप देखिए क्या लिखा गया है, यहां पे क्वेश्चन आपके सामने है कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड तो हो गया कि प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तब आप मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है, ये हमारा प्रतिरोध है, प्रतिरोध के 2 मुंह होते हैं, मतलब 2 सिरे होते हैं। दूसरा प्रतिरोध, ये हमारा क्या हो गया, तीसरा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का ये यहाँ पे 2 गो सिरा हो गया, सबका ध्यान में रखना है। तो प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी बिंदु ए से ज्वाइंट कर दिया जाता है और सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किसी बिंदु बी से ज्वाइंट कर दिया जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से चलने वाले, जैसे ये हमारा R1 प्रतिरोध हो गया, R2 प्रतिरोध हो गया, R3 प्रतिरोध हो गया, और इसी क्रम में चलने वाले और भी प्रतिरोधों को अगर ऐड किया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन। अब देखिए यहाँ पे हमने प्लस माइनस किया, यहाँ से क्या किया, हमने आई धारा प्रवाहित किया, ठीक है। जैसे ही हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो ये धाराएं क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, I1 धारा, I2 धारा, I3 धारा,
ठीक है, लेकिन इनके बीच क्या होगा, विभवांतर समान रहेगा। और यही होता है क्या, हमारा प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन। यानी समानांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है, सभी सिरे को एक बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है, दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है, तथा आगे भी जितने भी प्रतिरोध होंगे इसी क्रम में जोड़ देंगे। इसी की संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो जैसे हमने क्या पढ़ा था, विद्युत विभव क्या होता है, उसी प्रकार से विद्युत वाहक बल होता है कि एकांक आवेश को किसी बंद परिपथ में लाने में, है ना, एकांक आवेश को किसी बंद परिपथ में लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से सूचित करते हैं, इक्वल टू क्या होता है, W/Q0। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। प्रति आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। यानी इससे हम लोग क्या कहते हैं, जूल प्रति कूलम। और विद्युत वाहक बल को वोल्ट में भी मापा जाता है। अगला, नीला और पीला रंगों के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड लिखे। नीला और पीला, तो बाबू हमने आपको तो याद कराया हुआ है। तो नीला का अगर आपसे पूछा जाएगा तो नीला का आप क्या लिखिएगा, 6, क्योंकि देखिए ब्लू का 6 है। अब पीला का क्या होता है, येलो का क्या होता है, 4 होता है, ब्लैक का 0 होता है, ब्राउन का 1 होता है ना, रेड का 2 होता है, 3 ऑरेंज का 3 होता है, येलो का 4 होता है, ग्रीन का 5 होता है। तो ऐसे ही आप लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाइए, विभव मापी के 2 उपयोगों को लिखे। तो विभव मापी के 2 उपयोग निम्नलिखित है। विभव मापी की मदद से किसी सेल का हम लोग क्या, ईएमएफ मापते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, ईएमएफ माप सकते हैं। इसकी मदद से हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात करते हैं। अगला, फ्यूज तार के 2 विशेषताएं लिखे। तो फ्यूज तार किसका बना होता है, तो लेड और टीन, सीसा और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है, इसलिए कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे पहले फ्यूज क्या करता है, गल जाता है। ठीक है, ये परिपथ की सुरक्षा करता है, हमारे घरों में भी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है परिपथ की। यानी लिखिएगा, फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होना चाहिए ताकि अत्यधिक धारा के प्रवाह के दौरान यह जल्दी पिघल जाए। फ्यूज तार किसी, यहाँ पर याद रखना है कि फ्यूज तार की चालकता या प्रतिरोधकता निम्न होनी चाहिए ताकि इससे अधिकतम धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कि आवेश वाहकों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। तो बाबू याद रखना है कि आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या होता है, तो किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग भी समानुपाती होता है आरोपित वैद्युत क्षेत्र के। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। कितना इजी क्वेश्चन है। विशिष्ट चालकता क्या होता है, तो बाबू विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। और बाबू इसकी बीमा हमने कई बार निकाल के दिखाया हुआ है, और आप लोग ध्यान में रखना है कि विशिष्ट चालकता की बीमा ये होती है। अगला, दिए गए परिपथ में बाबू धारा का मान ज्ञात करिए। आई मतलब क्या, धारा, धारा का मान ज्ञात करिए। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है और द्वितीय नियम है, ये भी याद कर लीजिएगा, किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत, यहां पे याद रखना, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर, विद्युत परिपथ के किसी संधि पे बिंदु पे आने वाली जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी सिग्मा आई इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी बाबू यहाँ पे धाराएं कौन कौन सी आ रही, जितनी भी धारा आएगी वो प्लस में। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि 7 एम्पियर का आ रहा है तो 7 एम्पियर का प्लस में। और देखिए बाबू 3 एम्पियर यहाँ पे क्या रहा है, सॉरी जा रहा है, 5 एम्पियर क्या हो रहा है, आ रहा है, 5 एम्पियर का प्लस में लिखेंगे। और देखिए 2 एम्पियर क्या हो रहा है बाबू, यहाँ पे प्लस 2 एम्पियर क्या हो रहा है, इसमें धारा बाबू आ रहा है, तो हम 2 एम्पियर धारा आने के लिए लिखेंगे। अब बाबू यहाँ पे देखिए धारा जा रहा है कितना, 3 एम्पियर का, देखिए मुंह इधर है तो हम लोग माइनस में लिखेंगे। अब बाबू यहाँ पे याद रखना है कि आई एम्पियर क्या है बाबू, याद रखना है कि, और आई हमारा क्या है, धारा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, अब बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे कि 5 दूनी 7, 7 7 14 एम्पियर जो होगा, 14 एम्पियर की धारा आ रही है और 3 एम्पियर की धारा जा रही है। और बराबर को उधर क्या कर देते हैं, आई भेज देते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 14 को में से 3 को गया 11 एम्पियर, है ना, और आई का वैल्यू निकल गया 11 एम्पियर। कितना ईजी है। चलिए आगे बढ़ जाएगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ तथा दाएं हाथ का नियम, ये तो अभी पढ़ाए नहीं है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, ये हमारा बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने 3 उंगलियों को, बाएं हाथ के 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि ये क्या हो, एक दूसरे पे लंब हो या 90 डिग्री का कोण मतलब बनाए, है ना, जिसमें अंगूठा क्या करे बाबू, बल की दिशा को दर्शाए।
ये जो तर्जनी उंगली है बाबू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए, जबकि ये जो हमारा मध्यम उंगली है ये विद्युत धारा की दिशा को निरूपित करता है। इसी को हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। यानी अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि क्या हो, तीनों एक दूसरे पर लंब हो, 90 डिग्री का कोण बना, जिसमें अंगूठा बल की दिशा और बाबू तर्जनी उंगली क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यम उंगली क्या करे बाबू, विद्युत धारा की दिशा को निरूपित करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। बाकी इसको पढ़ाएंगे अच्छी तरीके से। अब देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, और ये अंतिम क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। तो अपने दाहिने हाथ के 3 उंगलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा क्या हो, गति की दिशा को दर्शाता हो, मोशन, और ये क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो मिडिल फिंगर है ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता हो। यदि हम अपने दाहिने हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं तो अंगूठा चालक यानी गति की ओर इंगित करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यम जो होगा बाबू परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है। इसी को हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। बहुत स्पीड में पढ़ाया है, जबकि आपने कभी हमको देखा नहीं होगा इस सेशन में इतना स्पीड में पढ़ाना। इसका कारण यह है कि हम तो गेस क्वेश्चन करा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि हम तो गेस क्वेश्चन करा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे एग्जाम में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को शेयर करिए, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।